A very good morning to all of you and welcome to my channel. My name is Kavya Bhatt and I am a science educator on this amazing platform Progressive Education where we make progress every day. So जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं आपके लिए एक ऐसा क्रैश कोर्स लेके आई हूँ जो आपके सारे 12 चैप्टर्स को 1 मंथ यानी कि 31 डेज यानी कि दिसंबर पूरा का पूरा आपका साइंस का सिलेबस कवर करा देगा। ठीक है। सो क्या मैम ऐसा पॉसिबल है कि जो मैं सब्जेक्ट 5 महीने से नहीं कर पा रहा हूँ वो सब्जेक्ट आप मुझे 1 महीने में करा दोगे? यस, डेफिनेटली यू हर्ड मी राइट। हमने कल से ही यानी कि दिसंबर 1 से इस पूरे के पूरे क्रैश कोर्स को स्टार्ट कर दिया। एंड आपका बहुत बड़ा चैप्टर जो कि लाइफ प्रोसेस है उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसका पार्ट 1 कल कंप्लीट हो चुका है एंड आज आपका पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। सो यस, डेफिनेटली यू कैन डेफिनेटली कवर योर होल सिलेबस इन 31 days इफ यू कीप कनेक्टेड विथ मी। देर इज अ काइंड रिक्वेस्ट टू यू डियर स्टूडेंट्स कि आप जाके पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो देखोगे इस क्रैश कोर्स का, उसके बाद जाके आप इस वीकली सिलेबस को देखोगे जो इस पर्टिकुलर वीक का मैंने बनाया है। इन दोनों को देखने के बाद ही आप इस वीडियो पे आना, बिकॉज उसके अलावा यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये क्रैश कोर्स आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है। इवन इफ यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जिसे सिर्फ रिवीजन चाहिए कुछ टॉपिक्स का, तो ये क्रैश कोर्स किस तरीके से आपको हेल्पफुल रह सकता है ये सिर्फ आपको वो 2 वीडियोस देखने के बाद ही पता चलेगा। सो दिस इज माई काइंड रिक्वेस्ट टू यू। ठीक है। एंड और एक रिक्वेस्ट है कि आप जाके मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो करोगे जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करोगे जिसका अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको क्या करना है, डेफिनेटली नोट्स बनाने हैं, क्लास के बाद नोट्स बनाने हैं। किस तरीके से बनाने हैं कि मैं आपको जो पीपीटी या पीडीएफ जिस भी फॉर्मेट में दूँ, यू आर सपोज टू डाउनलोड इट एंड लिखते लिखते आप उन हर एक चीज़ को याद करते जाओगे। ठीक है। ओके, then let's not waste a lot of time behind introduction to this crash course। ठीक है। मैं इतना बता दूं कि वीक 1 हमारा जो है स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट कराने हैं आपको, जिससे मैं 5 दिन आपकी थियोरी चलाऊंगी, एक दिन आपका एनसीईआरटी विथ मी डे रहेगा और एक दिन आपका रिविजन करेगा। अगेन दिस इज अ काइंड रिक्वेस्ट, जाके पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो देखो उसके बाद ही यहाँ आना। लिख भी दिया है भाई, अब तो मान ही लो। एक तो इम्पॉर्टेंट चीज समझ लो कि यू हैव टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस टू गेट द बेस्ट फ्रॉम दिस लाइफ कोर्स। ठीक है। कल हमने लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट कर दिया था, जिसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, वाटर लाइफ प्रोसेसेस दिया था, न्यूट्रिशन हो गया था, डाइजेशन हो गया था, और आज इतना पार्ट कवर करना रह गया है जो कि आज के दिन में डेफिनेटली मैं करवा दूंगी आपका। ठीक है। सो मैम, बिफोर मूविंग टू आवर एक्चुअल चैप्टर, क्या आप प्लीज़ हमें छोटा सा समरी दे सकते हो? येस, डेफिनेटली दे सकती हूँ और ज़रूर दूंगी। वॉट यू आर सपोज टू डू इज कि थोड़ा सा ऐसे माइंड मैप बनाते जाओ अपने दिमाग में। कल जिसने वीडियो लेक्चर देखा था उसको तो डेफिनेटली सब ऐसे दिमाग में चल रहा होगा क्योंकि पीपीटी बेस में सब कुछ समझाया है मैंने। इवन इफ आपको याद नहीं है, आप देखते जाइए पीपीटी, मेरी बस बातें सुनते जाइए, आपका रिवीजन यूं हो जाएगा। ठीक है। आई विल टेल यू रिवाइज कैसे करते हैं। कल मैंने आपको सिखाया था कि पढ़ते कैसे हैं, कल मैंने ये सिखाया था कि डाइजेशन का क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसे लिखते कैसे हैं। आज मैं आपको समझाऊंगी कि रिवाइज कैसे करते हैं। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैंने आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जिंदा होना क्या होता है। ठीक है। लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है। सो बेसिकली जब मैं किसी चीज़ को लिविंग बोलती हूँ, सो मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करती हूँ कि जैसे अगर कोई मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है, अगर कोई मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है, अगर कोई रेस्पिरेशन कर रहा है, तो ये सब चीज़ें लिविंग है। इसके मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, जैसे आपकी एनसीईआरटी में ना काऊ का एग्जाम्पल दे रखा है। मैं आपके लिए क्यूट सा पपी लेके आई थी बिकॉज आजकल पपी सीजन चल रहा है। हर कोई, मैं सोचूं अपने आसपास हर कोई छोटे छोटे पपीज को ला रहा है घर पे। सो मैंने सोचा कि वाई नॉट शेयर अ पपी विथ यू टू। ठीक है। कैरेक्टर्स, लिविंग कैरेक्टर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन, एंड एक और चीज मैम आपने बोली थी दैट इज मेटाबॉलिज्म। ये भी एक लिविंग कैरेक्टर है। तो मैम आपने ये बोला था कि ये सारे कैरेक्टर्स जो भी ऑर्गेनिज्म शो करते हैं वो सारे लिविंग होते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म इन लिविंग कैरेक्टर्स को शो नहीं करते वो नॉन लिविंग होते हैं। नाउ यू वुड बी थिंकिंग कि मैंने क्यों यहाँ पे यस लिखा है।
मैम नॉन लिविंग चीजें ग्रो कैसे कर सकती हैं? और मैं इस चीज में मूवमेंट पे मैंने यस या नो क्यों लिखा है स्लैश में? या फिर न्यूट्रिशन एंड अच्छा न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन का छोड़ दो, ओके, मूवमेंट और ग्रोथ में मैंने यस कैसे लिख सकती हूँ मैं? हैव आई रिटर्न एनीथिंग रॉन्ग? डेफिनेटली नो। इसका आंसर यस मैंने इसलिए लिखा है, क्यों लिखा है ये आपको वीडियो 1 से पता चलेगा, तो पहले जाके उसको देखो, ठीक है? ओके, सो मैम फिर जैसे ही आपने ना एक छोटा सा ग्लांस दिया, हम डायरेक्टली आ गए थे व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस पे, जिससे हमारा पहला चैप्टर का जो मेन इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? मैम आपने क्या बताया था कि लाइफ प्रोसेसेस वो होती हैं जो मेरी जिंदगी को जीने में हेल्प करे या जिंदगी जीने के लिए ज़रूरी हो। बेसिकली ऑल दोज प्रोसेसेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर माई लिविंग या मेंटेनेंस ऑफ माई लाइफ इज नोन एज लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है? मैम आपने क्या बोला था? मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए लाइफ प्रोसेसेस चाहिए होती है, ठीक है? अब ये मेंटेनेंस क्यों चाहिए होता है हमारी बॉडी को? समझ लो कि आपकी बॉडी कोई पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म कर रही है और आपकी बॉडी में कहीं वियर या टीयर आ गया, कहीं कट लग गया, तो अब वहां पे नए सेल्स भी तो बनाने हैं ना। जो चीज टूटी है उसे दोबारा से जोड़ना है ताकि आपकी बॉडी फिर से बिल्कुल वैसी की वैसी हो जाए और फिर से फंक्शन करने लगे, ठीक है? तो इसके लिए मैम आपने बताया था कि इस मेंटेनेंस के लिए लाइफ प्रोसेसेस की जाती हैं, ठीक है? रिपेयर किए जाते हैं ब्रेकडाउन्स को और और रिपेयर किया जाता है डैमेजेस को भी, ठीक है? सो इन सब चीज़ के लिए ना हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। अगर मैं बोल रही हूँ, अगर मैं इस तरीके से मूवमेंट कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे नाचने लग जाऊँ, अगर आप मेरा वीडियो देख के खुश होकर नाचने लग जाओ, अगर किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो, न्यूट्रिशन ले रहे हो, रिस्पायर कर रहे हो, हर एक चीज़ के लिए ना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? सो उस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए हम बाहर से खाना खाते हैं और उस बाहर से खाना खाने वाली प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है? ये न्यूट्रिशन उन चीज़ों का लिया जाता है जो मेरी बॉडी खुद से नहीं बना सकती, ठीक है? मेरी बॉडी को कार्बन बेस्ड न्यूट्रिशन चाहिए होता है, नाइट्रोजन बेस्ड न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ऑक्सीजन बेस्ड न्यूट्रिशन चाहिए होता है। हाँ मैम, हमें याद है, हमने कल का वीडियो देखा था। हमें मैम इतनी सी बात पता है कि आपने ये बात बताई थी बहुत स्पेसिफिकली कि चाहे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों को ही जो बेसिक न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है वो सेम होती है। मुझे भी कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन चाहिए, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को भी कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है? सो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है वो वेरीड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन फूड यू ईट। कुछ लोग वेजिटेरियंस होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, कुछ लोग ओशनिक फूड खाते हैं, यानी कि सी फूड बेसिकली। ये सब क्यों होता है? अलग अलग वैरायटी क्यों है न्यूट्रिशन की? हर कोई एक जैसा खाना क्यों नहीं खाता? बिकॉज सबके अपने खुद के एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, ठीक है? इश्यूज कह लो या फिर हैबिटेट कह लो। जो पानी के पास रहता है वो सी फूड खाता है, जिसके स्टेट में ज़्यादा वेजिटेशन उगता है वो लोग वेजिटेबल प्रेफर करते हैं, जिनके स्टेट में कम वेजिटेशन उगता है वो लोग मीट प्रेफर करते हैं। लेकिन बेसिकली हर किसी की बॉडी में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की है। तो हर कोई अलग अलग न्यूट्रिशन भले ही लेता हो, लेकिन अल्टीमेटली वो हर एक फूड जो वो खाता है वो ब्रेक डाउन हो के कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के सोर्सेस ही प्रिपेयर करता है, ठीक है? मैम रेडॉक्स रिएक्शन का हमें याद है, आपने बताया था कि हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, क्योंकि ये एक केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है? मैम आपने बताया था कि रेस्पिरेशन का ग्लांस दे रखा है इंट्रोडक्शन में, दैट इज व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है कि ऑक्सीजन को लेना, ठीक है, और उसे यूटिलाइज करना एनर्जी बनाने के लिए, दैट इज रेस्पिरेशन। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एनर्जी मेरी बॉडी लेती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ फूड खाया और मेरी बॉडी ने 100% एनर्जी बनाई, तो अब इस 100% एनर्जी में से 30% एनर्जी जो है, मान लो कि मेरी बॉडी ने अपनी वियर और टीयर को मिटाने के लिए कर दी। वियर एंड टीयर यानी कुछ कट वट लग गया मेरे ऑर्गन्स को या मेरी बॉडी को, उसे रिपेयर करने में लग गई। 50% एनर्जी मेरी बॉडी ने यूज की लाइफ प्रोसेसेस में, तो बाकी की जो 20% बची ना, वो मेरी बॉडी स्टोर करके रखेगी फ्यूचर के लिए। कि फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा हो गया कि आप कहीं फंस गए एंड यू आर नॉट गेटिंग इनफ फूड, ठीक है, या फिर यू आर नॉट गेटिंग इनफ वाटर, तो हमारी बॉडी ना पहले से कुछ अमाउंट ऑफ फूड, जब उसे एनर्जी मिलती है तो वो स्टोर करके रखती है, जिससे कि उसे आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है मैम? मेटाबॉलिज्म ये होता है कि सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन वंस बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म।
मैम आपने बताया था कि हर एक चीज़ जो भी मेरी बॉडी में चल रही है वो एक अंडरलाइंग रिएक्शन के कारण हो रही है। वो रिएक्शन या तो एनाबॉलिक हो सकते हैं, यानी कि कुछ दो चीज़ें जोड़ के एक तीसरी चीज़ बनाए, या फिर कैटाबॉलिक हो सकती है, यानी कि दो चीज़ें एक मतलब एक में से दो चीज़ें बन जाए टूट के। ठीक है, ये डिपेंड करता है किस तरीके की बॉडी को रिक्वायरमेंट है। अगर बॉडी को ग्रो करना है तो वो जनरली एनाबॉलिज्म परफॉर्म करती है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें बना रहा है। डिस्ट्रक्शन अगर करना है बॉडी को, अगर बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म आ गया, बैक्टीरिया, वायरस या कुछ, तो उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉडी क्या करेगी? डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस करेगी, दैट आर कैटाबॉलिज्म। सॉरी मैम, फिर आपने इंट्रोडक्शन में हमें सिंगल सेल और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था कि सिंगल सेल में ना हर वो चीज़ फंक्शनिंग की कैपेसिटी होती है जो एक मल्टी सेल्यूलर में होती है। भले ही वो सेल्स या फिर सेल के एग्रीगेशंस होते हैं, लेकिन उनमें कैपेसिटी होती है हर एक लाइफ प्रोसेस करने की, जो कि आप कर सकते हो। फर्क सिर्फ इतना होता है, क्योंकि वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और उसमें ऑर्गन्स नहीं है, तो उसकी पूरी जनरल बॉडी सरफेस से सारी चीज़ें होती हैं। वो रिस्पायर भी उससे करते हैं, एक्सक्रीट भी उससे करते हैं, न्यूट्रिशन भी उसी से लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी में एज वी आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, तो सेल्स होते हैं, सेल्स एग्रीगेट करके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज एग्रीगेट करते ऑर्गन्स बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ जुड़ के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म को फंक्शन कराते हैं। मैम आपने इसका एग्जांपल दे दिया था अमीबा, पैरामीशियम, और इसका एग्जांपल दे दिया था ये ह्यूमंस। ठीक है, न्यूट्रिशन। अब यहाँ से आपका जो मेन चैप्टर है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, न्यूट्रिशन। मैम आपने सबसे पहले हमें ये बताया था, आपने हमसे ये पूछा था कि हम खाना खाते क्यों हैं, तो इसके जवाब में आपने ये बोला था कि इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बताया, और आज अभी मैं ये रिवाइज करा रही हूँ, कल लेक्चर में भी बताया था मैंने आपको कि न्यूट्रिशन चाहिए होता है एनर्जी के लिए। जो मैं खाना खाती हूँ उससे कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के सोर्स बनते हैं मेरी बॉडी में, जो कि एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, फूड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस। ये क्यों क्यों चाहिए होता है? बेसिक एक्टिविटी जो भी मेरे बॉडी में चल रही होती है, ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है, मेंटेनेंस के लिए चाहिए होता है, फंक्शनिंग के लिए चाहिए होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए होता है। प्रोटीन, मैम आपने इसके बारे में भी बहुत कुछ बताया था, जो कि मैं आज नहीं बता पाऊंगी, सिंस वी आर ओनली रिवाइजिंग व्हाट वी हैव लर्नड यस्टरडे, क्योंकि हम बहुत टाइम नहीं दे सकते सिर्फ रिविजन को। ठीक है, आज के भी टॉपिक्स जो हैं वो बड़े हैं, लाइफ प्रोसेस एज अ होल चैप्टर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है पढ़ने को। डेफिनेटली जब हायर क्लासेस में पढ़ते हो तो लाइफ प्रोसेस और पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेकिन अभी के लिए बिकॉज हम सब कुछ कवर एक साथ नहीं कर सकते, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लांस। आपको डिटेल में अगर पढ़ना है तो जाके कल का वीडियो देखो। ठीक है, ऑर्गेनिज्म किस तरीके से फूड लेते हैं ये हैबिटेट पे डिपेंड करता है और उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे डिपेंड करता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है उसके पास मुंह नहीं होता, तो वो अपनी बॉडी सरफेस से लेता है। मेरे पास मुंह है तो मैं मुंह से खाना खाती हूँ। ठीक है मैम, हमने बात की थी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। आपने बताया था वो सारे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो ऑटोट्रॉफ्स पे निर्भर होते हैं। मैम आपने इसके एग्जाम्पल में ये बताया था कि प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, और हेटरोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो प्लांट पे या उन ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। मैम आपने ये बोला था कि अगर कोई मीट खा रहा है तो वो कैसे ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट है? अगर मैं प्लांट को ऑटोट्रॉफ बोल रही हूँ तो एक कार्निवोर ऑटोट्रॉफ पे कैसे डिपेंडेंट है? तो आप ऐसे समझो कि प्लांट को एक हर्बीवोर खाता है, हर्बीवोर को एक कार्निवोर खाता है, इसलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कार्निवोर प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, मैंने हर चीज़ बता दी। ये एक और चीज़ समझ लो, ऑटोट्रॉफ्स जो है वो क्या करते हैं? वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को वैसे ही अपना लेते हैं जैसे वो हैं। इनका दिल बहुत बड़ा है, ये CO2 को चेंज नहीं करते किसी सब्जेक्ट में, ये H2 को चेंज नहीं करते किसी सब्सटीट्यूट में। ये वो जैसे है ना उनको वैसे अपना लेते हैं और इन्हीं से अपना खाना बना लेते हैं। ये हमारी तरह नहीं है, इनके हमारी तरह नोक जोक नहीं है, इनके शरीर में ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मेरी बॉडी को कार्बन की ज़रूरत है तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लूँगा, मैं अपनी बॉडी में कार्बन का सोर्स ग्लूकोज से बनाऊंगा। हमारी बॉडी है ही कॉम्प्लेक्स, हम भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सो दिस इज द रीजन वाई ऑटोट्रॉफ्स टेक
कैन मेक देयर फूड देयर बाय देयर ओन सेल्फ्स, क्योंकि वो जो भी एनवायरनमेंट में नेचुरली अकरिंग जितने भी सब्सटीट्यूएंट्स है ना उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारी बॉडी क्या करती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस एक्सेप्ट करती है। जैसे कार्बन का सोर्स हमारे लिए ग्लूकोज है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, सो मैम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आपने हमें ये बताया था कि दो तरीके के ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं, एक तो होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉफ्स, आपने हमें ये बताया था कि फोटो ऑटोट्रॉफ्स फोटोसिंथेसिस शो करते हैं और कीमो ऑटोट्रॉफ्स कीमोसिंथेसिस शो करते हैं। मैम आपने हमें ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑटोट्रॉफ सब्सटेंसेस लेते हैं आउटसाइड से और कन्वर्ट करते हैं उसे एनर्जी, एक एनर्जी के सोर्स में, ठीक है, जो यूटिलाइज हो सके। फोटोसिंथेसिस आपने ये बताया था, फोटो यानी कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और सिंथेसिस यानी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। कीमोसिंथेसिस आपने ये बताया था, कीमो यानी कि केमिकल्स और सिंथेसिस यानी कि केमिकल्स का यूज करके एनर्जी बनाना, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली है सनलाइट, दूसरी है आपकी H2O, तीसरी है आपकी CO2, चौथी है आपकी क्लोरोफिल और कुछ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम वगैरह, ये सब चाहिए होता है, ठीक है। सो मैम अब डायरेक्टली हम लोग आते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। आपने ये बताया था कि जो फूड होता है वो, ये जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में लेते हैं, जैसे कि CO2 और H2O के फॉर्म में। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये इनसे कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, सबसे बेसिक कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो ये, अरे ये है ना ग्लूकोज, सॉरी थोड़ा ऐसा कभी कभी हो जाता है, आई एम सो डीप इनटू टीचिंग यू कि मेरा मुंह से लैग हो जाता है कभी कभी शब्द, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो ग्लूकोज बनाता है। अब मैम आपने शुरुआत में हमें ये बताया था कि कुछ एनर्जी जो है बॉडी स्टोर भी करके रखती है, तो जितना ग्लूकोज बॉडी को चाहिए था उसने ले लिया और जो बचा हुआ जो था ना उसे स्टार्च फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, स्टोरेज कर दिया अपनी बॉडी में, ठीक है। और स्टार्च को जब जब जरूरत पड़ती है उसे ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बना के उससे एनर्जी यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। मैम आपने रिएक्शन ये बताया था कि CO2 जो है, CO2 और H2O को मिला के सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो लोग ग्लूकोज बनाते हैं। याद रखना उस ग्लूकोज को वो लोग स्टोर भी कर सकते हैं स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। और इसके बाई प्रोडक्ट में O2 निकलता है यानी कि ऑक्सीजन निकलता है जिसे आप इनहेल करते हो, और H2O निकलता है जिसे आप अगेन पानी में, एनवायरनमेंट में पाते हो एज ए वाटर वेपर की फेज में, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था यही H2O है रीजन जिसकी वजह से जहाँ प्लांट्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा बारिश होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन से क्या होता है कि आसपास जो क्लाउड्स है उनमें पानी बढ़ता है और वहाँ पे रेनिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। एक्चुअल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, बिल्कुल इसी कलर का होता है जिससे मैं अभी लिख रही हूँ, ठीक है। ये क्या करता है, लाइट को ट्रैप कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। क्या करते हैं ये लोग, लाइट एनर्जी जो कि सनलाइट से मिली उसे कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। और थर्ड स्टेप इनका होता है स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, H+ आयन और O2 नेगेटिव आयन में ये टूटते हैं, ठीक है। और ये जो H+ आयन है CO2 के साथ मिलके इनका रिडक्शन होता है और ये कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं जो कि ग्लूकोज है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस मैम आपने ये बताया था कि लाइट एनर्जी चाहिए होती है तो वो सनलाइट से मिल जाती है, लाइट एनर्जी सनलाइट से मिल जाती है, पानी भी उनको एनवायरनमेंट से मिल जाता है वाटर वेपर के फॉर्म में, CO2 भी उनको एनवायरनमेंट से मिल जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन एज बाई प्रोडक्ट मिलता है, क्लोरोफिल जो है लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में, और जो NMGPFE जो है, NMGPFE यानी कि जो वो सारे एलिमेंट्स जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं वो उन्हें मिल जाते हैं सॉइल से, PFE, ठीक है, मिनरल्स उन्हें कहते हैं हम लोग। फिर मैम आपने ना क्रॉस सेक्शन बताया था लीफ का, आपने ये बताया था कि अगर ये मेरी लीफ है तो उसका जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये जो मेरा है इसको लेमिना कहते हैं या फिर लीफ ब्लेड कहते हैं, ये जो दिख रहा है आपको ये लीफ ब्लेड है, ठीक है। और मैम आपने ये बताया था कि इसके ऊपर ना एक वैक्सी कोटिंग होती है, वैक्स कोटिंग होती है, ठीक है। ये क्या करता है, एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन को रोकता है। फिर मैम आपने ये बताया था फर्स्ट लेयर होती है उसे अपर एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। हमेशा देखो एपी यानी कि ऊपर होता है और
एंडो यानी कि अंदर होता है, ये तो अंडर हो गया, अंदर, ठीक है। अब इन अपर एपिडर्मिस के नीचे होते हैं आपके क्लोरोफिल, सॉरी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और उसके अंदर पाई जाती है क्लोरोफिल, जो कि आपकी पिगमेंट है जो सनलाइट को ट्रैप करती है, और ये जो होता है वो लोअर एपिडर्मिस होता है, ठीक है। अब मैंने आपको स्टोमेटा के बारे में बताया था, बहुत डिटेल में बताया था कि ट्रांसपिरेशन या फिर गैशियस एक्सचेंज होते कैसे हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था स्टोमेटा क्या होता है, टाइनी पोर्स होते हैं। क्या कहाँ प्रेजेंट होता है, सरफेस ऑफ लीफ पे प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये ट्रांसपिरेशन और गैसेस एक्सचेंज शो करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड CO2, H2O, O2, ठीक है। इसका मतलब ये है कि स्टेम और रूट्स में भी ना कुछ अमाउंट ऑफ स्टोमेटा पाए जाते हैं, तो वहाँ से भी गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन होता है, बट उतना नहीं होता जितना कि यहाँ मतलब लीव्स से होता है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो दो दिख रहे हैं आपको, ये गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल क्या करते हैं, जैसे इनका नाम सजेस्ट करता है, ये गार्ड करते हैं किस चीज को, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को ये लोग गार्ड करते हैं, ठीक है। दे क्लोजेस स्टोमेटा व्हेन प्लांट डजंट नीड CO2, जैसा कि आप जानते हो कि ये गैसेस एक्सचेंज करता है, तो जब प्लांट को CO2 की जरूरत नहीं होती, जब प्लांट को ग्लूकोज की जरूरत नहीं होती, तो CO2 नहीं चाहिए होगा, और CO2 नहीं चाहिए होगा तो ये स्टोमेटा को बंद कर देगा। ट्रांसपिरेशन क्या होता है मैम, वाटर लॉस होता है वेपर के फॉर्म में फ्रॉम स्टोमेटल पोर। क्या होता है, कूल्स डाउन एटमोस्फियर, ओके हाँ, कूल डाउन करता है एटमोस्फियर प्लांट के अराउंड को, ठीक है। और ये जो 2 पॉइंट्स है मैंने आपको समझाया था कि ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी आज, तो आज मैं इसको अच्छे से समझा दूंगी। ओके, फिर मैम आपने बताया था कि आपने पूरा प्रोसेस बताया था कि किस तरीके से ये सब होता है। तो ये गार्ड सेल्स होते हैं, इनके आसपास ये जो है नेबर सेल्स या फिर नॉर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जब गार्ड सेल में पानी भरता है, किस तरीके से भरता है, जब मुझे ये स्टोमेटल पोर ओपन करना है तो मैं क्या करूंगी ना, गार्ड सेल के अंदर पानी भेज दूंगी, जिससे कि गार्ड सेल स्वेल कर जाएंगे और वो पीछे की तरफ खिंच जाएंगे, जिससे मेरा स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब गार्ड सेल जब H2O उनमें से निकाल दूंगी तो वो श्रिंक हो जाएगा। ये कब होता है, जब CO2 नहीं चाहिए, यानी कि उनको खाना नहीं बनाना है, उनको ग्लूकोज नहीं बनाना है, तो CO2 नहीं चाहिए होगा, तो तब वो स्टोमेटल पोर को बंद कर देंगे, ठीक है। इनकी जो आउटर लेयर होती है वो थिन होती है, और इनमें से H2O एंटर या एग्जिट कर सकता है थ्रू डिफ्यूजन। इनर वॉल जो होती है वो थिक और इलास्टिक होती है, इसी का कारण है कि ये टूटती नहीं है, और पीछे इलास्टिक होने की वजह से ये स्ट्रेच आउट हो जाती है। ये मैंने बस एक तरीके से बता दिया कि वही जो मैंने आगे आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। मैम अब आते हैं हम लोग हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ऑर्गेनिज्म की अलग अलग एडाप्टेशन होती है, ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुकी हूँ, आगे डिस्कस नहीं करूंगी। इस पेज में ऐसा कुछ बहुत खास है नहीं, ये सब मैं बता चुकी हूँ आपको पीछे, ठीक है। हाँ, ये अब यहाँ से इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि 4 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, पैरासाइट्स, होलोजोइक, सेप्रोफाइट्स एंड डीकम्पोजर्स। पैरासाइट क्या होता है, फीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिशन। जब कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन खाता है तो क्या आपको लगता है कि उसे डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत होगी? ऑब्वियसली नॉट। पैरासाइट्स डू नॉट हैव डाइजेस्टिव सिस्टम्स। इसके एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं ना, तो एक अमरबेल, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, अमरबेल है, फिर टेपवर्म है, मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगी टेपवर्म का, और लीक, टीक इसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे टीक कहते हैं, जो आपके बालों में जो जू हो जाती है ना उसको कहते हैं। ये भी एक तरीके के पैरासाइट्स होते हैं। इनका खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, मेरी बॉडी जो पचाती है उसको ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं एज अ न्यूट्रिशन, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन मैम आपने बताया था कि ये सारी जो प्रोसेस होती है, इंजेशन खाना खाना, डाइजेशन उसे पचाना, एब्जॉर्प्शन उस पचे हुए खाने को बॉडी में एब्जॉर्ब करना, एसिमिलाइजेशन उस खाने का एनर्जी के फॉर्म में पूरी बॉडी में फैलना, और ईजेशन अननेसेसरी वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना। ये पांचों स्टेप्स, 1 2 3 4 5, हाँ 5 स्टेप है। ये पांचों स्टेप जिस ऑर्गेनिज्म में होते हैं वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, डेड एंड डिके फूड पे वो लोग खाते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, उन चीजों पे वो लोग खाते हैं। इसके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया आपने सुना होगा कंपोस्ट बनाते हैं, मैन्यूर बनाते हैं फील्ड्स में, ठीक है।
अब मैं आती हूँ अमीबा का एग्जाम्पल लेके आपके सामने। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होलोजोइक मोड देखो, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलाइजेशन और इजेशन सब कुछ हो रहा है इधर, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले ये न्यूक्लियस है, ये फूड पार्टिकल है, इसके अंदर ना एक वैक्यूल होता है। अब ये क्या करता है, जब इसे पता चला कि इसके आसपास फूड आया है, तो ये जो है इसकी आउटर लेयर, इसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया, इसे फॉल्स फीट भी कहते हैं, फॉल्स फीट भी कहते हैं। ये क्या करता है ना, अपनी सेल मेम्ब्रेन को उस फूड के आसपास कवर कर लेता है। उससे क्या होता है कि ये जो फूड है अंदर ट्रैप हो जाता है, फिर उसे ये फूड वैक्यूल में भर लेता है। फूड वैक्यूल में भरने के बाद इसका डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेट होता है, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कचरा जो होता है ये इजेशन कर देता है या एक्सक्रीट आउट कर देता है। ये पैरामीशियम का फोटो दिखाया मैंने आपको, ठीक है। अब एग्जाम्पल देती हूँ कुछ हेटरोट्रॉफ्स के। टीक जो है, ये रहा, देखो टीक कैसी दिखती है, ये टेपवर्म है, हाँ ये इतने बड़े होते हैं। हमेशा अपने खाने को धो के खाया करो, ठीक है, स्पेशली रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स, बिकॉज ये टेपवर्म्स है ना, उनके अंडे उनमें छोड़ते हैं, और जब आप उसको खाते हो ना, उनके अंडे डायरेक्टली आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, ठीक है। और दे कैन बी दिस ह्यूज, बहुत लंबे हो सकते हैं यार, बहुत इरिटेट हो जाओगे टेपवर्म से, ठीक है। ये पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है। सेप्रोफाइट्स का एग्जाम्पल है वल्चर, ठीक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये एक तरीके का ऐसा पैरासाइट है जो आपके अगर एक बार दिमाग में चढ़ गया तो ये पैरासाइट आपको, एक पहला ऐसा पैरासाइट जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा, ठीक है। इट्स नॉट डिटेरियोटिंग फॉर योर बॉडी, ठीक है। डिकम्पोजर, ये बैक्टीरिया है, आपके और मेरे प्यारे बैक्टीरिया। ये सुंदर सी बिल्ली है, ये देखो कितनी शातिर लग रही है ना, मुझे क्यूट सी बिल्ली रखने का पता नहीं ख्याल क्यों नहीं आया। ओके, ये बिल्ली और ये होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करती है, ठीक है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, अब डाइजेस्टिव सिस्टम पे हम लोग आ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी 4 मिनट में कंप्लीट करने का, ताकि आपके 30 मिनट्स आपका रिवीजन चल जाए, ठीक है। एंड फिर हम लोग आगे मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। फूड हम बड़ा पार्टिकल हो, फूड बड़े पार्टिकल्स में होता है, हम उन्हें स्मॉलर चंक्स में तोड़ देते हैं, हमारी बॉडी तोड़ देती है ताकि हम उससे एनर्जी गेन कर पाए, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब है जो माउथ से एनस में होती है, और ये एक होलो ट्यूब है। होलो ट्यूब यानी अंदर से जो खाली ट्यूब होती है। डाइजेशन होता है, स्टार्ट होता है माउथ से और कंप्लीट होता है एनस पे। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, इसको लर्न कर लेना। मैक्सिमम डाइजेशन इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, वहीं पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी होता है, ये मैंने बता दिया। उसको गट कहते हैं, जो होलो एलिमेंट्री कैनाल है। म्यूकस लाइनियर और एपिथेलियल लेयर होती है इनके अंदर, ठीक है। ये मैंने कल आपको 3D फोटोज नहीं दिखाए थे, आज दिखा देती हूँ। दिस इज योर लिवर, ठीक है। मैं आपको इसको मूव करके दिखाती हूँ। कैन यू सी दिस? आपको ये खूबसूरत नहीं लगता? कैन यू इवन इमेजिन ये चीज आपके बॉडी के अंदर है? ये जो है ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो देखो पीछे से कैसा लगता है ये। कैन यू सी दिस? कैन यू सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज? क्या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो? दिस इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। ओके, अब देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ये तो आपको लर्न कर लेना है। ये मैं आपको विथ टाइम अभी जब रिवाइज करा रही हूँ तभी बता दूंगी, बट ये बाय हार्ट लर्न करने हैं। बाय हार्ट, वही हार्ट जिसमें आपने किसी और को बसा रखा है, उसमें इन रिएक्शंस को एक इंपॉर्टेंट पार्ट दे दो भाई, ठीक है। इस तरीके से आंसर लिखते हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा बनाओगे, उसके बाद उन्हें पार्ट्स में कट करोगे इस तरीके से। पार्ट 1 में आपका टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स और ओसोफेगस आएगा। टीथ क्रश करता है, चर्न करता है फूड को। टंग क्या करता है? मस्कुलर ऑर्गन है, टेस्ट देता है हमें और फूड को मिक्स करता है सलाइवा के साथ। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास टोटल 6 होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं। सिक्रीट सलाइवरी अमाइलेस। सलाइवरी अमाइलेस क्या करता है? मेरे पास जो स्टार्च है सलाइवरी अमाइलेस उसे तोड़ देता है माल्टोज में, ठीक है। और सॉफ्टन्स फूड, सलाइवा हमारे फूड को सॉफ्ट करता है ताकि ओसोफेगस से पास कर सके। और डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ये मैंने बता दिया, ठीक है। ओसोफेगस क्या है? एक तरीके की, उसे फूड पाइप कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्यूब कह सकते हैं। मस्क्यूलर होती है, जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन शो करती है। प्रोसेस है पेरिस्टाल्सिस, ये आपको दिख रहा होगा पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है? जैसे ये फूड है, ये फूड, ठीक है, नीचे जा रहा है मेरे ओसोफेगस के, तो मेरी ओसोफेगस ऐसा टर्न लेगी,
जहाँ जहाँ से फूड आएगा ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी और जहाँ से फूड चला गया वहीं रिलैक्स कर जाएगी। इस तरीके की जो मूवमेंट होती है उसे पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, ओके। अब स्टमक पार्ट 2, स्टमक से स्टार्ट होगा। दिस इज होलो मस्कुलर ऑर्गन जो सिचुएटेड है टूवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी। ठीक है, ये क्या करता है, वाइटल ऑर्गन है, डाइजेशन के लिए कुछ देर के लिए फूड को स्टोर भी करता है। ठीक है, अब ये जो फूड है ना, ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्पिंक्टर से इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्पिंक्टर उसे गाइड करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। आपके स्टमक में 3 पार्ट्स होते हैं। HCl लिखा नहीं है मैंने, ओके। HCl होते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल करता है, प्लस एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में क्रिएट करने के लिए, जो अगेन आपका प्रोटीन का डाइजेशन होगा। ये डिटेल में आगे समझाती हूँ, अभी के लिए ये देख लो। किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया, क्रिएट्स एसिडिक मीडियम फॉर एक्शन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिनोजन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो कन्वर्ट होता है पेप्सिन में जब डाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है। म्यूकस लाइनिंग क्या करती है, मेरे स्टमक के इंटरनल लेयर को बचाती है हम HCl के प्रभाव से। पेप्सिनोजन एक तरीके का एंजाइम है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर होता है स्टमक के अंदर। और HCl क्या करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जब स्टमक में फूड आता है और उसको कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में, जो कि एक्टिव एंजाइम बन जाता है और डाइजेस्ट कर देता है प्रोटीन को। ओके, फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये 5.5 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी 5.5 मीटर लॉन्ग होती है। ये लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। और ये इसे स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हाईली कॉइल्ड है। इसका जो डायामीटर है वो कंपैरेटिवली थोड़ा पतला होता है, सॉरी छोटा होता है। और ये ना बहुत बड़ी इंटेस्टाइन बहुत स्मॉल जगह पे पाई जाती है, इसलिए हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन फूड दे ईट। ठीक है, हाँ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी और छोटी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन फूड आप कैसा खाते हो। जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी इंटेस्टाइन कंपैरेटिवली लॉन्गर होती है। क्यों? क्योंकि उनको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना होता है। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना मुश्किल है, इसीलिए उनकी इंटेस्टाइन को लंबी रखा भगवान ने, जिससे डाइजेशन कुछ और समय तक चल सके। कार्निवोर जो होते हैं वो मीट खाते हैं जो ऑलरेडी उनके लिए पचाना आसान होता है, तो उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है। ठीक है, लिवर जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ देता है अपना हिस्सा, जो कि है बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। हाँ, याद रखना है, NCERT में दे रखा है। ठीक है, नाम याद रखने हैं आपको। ये क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफाई करता है फैट के डाइजेशन को ना इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, फैट इमल्सिफिकेशन। ठीक है, क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है बिगर फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में। पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस देता है कंटेनिंग ट्रिप्सिन, लाइपेस एंड बाइकार्बोनेट। ट्रिप्सिन भी एक तरीके का प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम है, लेकिन ट्रिप्सिन की ये खासियत है कि वो सिर्फ एल्कलाइन मीडियम में ही एक्शन शो कर सकता है, और वो जो है एसिडिक मीडियम में शो नहीं कर सकता अपने एक्टिविटी को। ठीक है, इसीलिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। कब जाता है, जब बाइकार्बोनेट और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जूसेस होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करती है अपने एसिडिक फूड को एल्कलाइन बनाने के लिए, तो बाइकार्बोनेट और स्मॉल इंटेस्टाइन जूसेस मिलके अपने एनवायरनमेंट को एल्कलाइन करते हैं। फिर पैनक्रियास का ट्रिप्सिन और लाइपेस एक्ट कर पाता है। ठीक है, रिएक्शन लिखे हैं मैंने। प्रोटीन्स को ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है अमीनो एसिड्स में। हाँ, ये लर्न करना है, मैं खुद से नहीं लाई हूँ, आपके NCERT में दिया है। लिपिड्स को बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में डाइजेस्ट करते हैं। स्टार्च और माल्टोज को अमाइलेज डाइजेस्ट करता है ग्लूकोज में। ठीक है, स्टमक से जो फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एसिडिक होता है, उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट करना पड़ता है, डाइजेस्टेबल बनाना पड़ता है। लिवर से आते हैं बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। पैनक्रियाज होते हैं जो ट्रिप्सिन, लाइपेज और बाइकार्बोनेट देता है, और बाइकार्बोनेट और स्मॉल इंटेस्टाइन एल्कलाइन मीडियम बनाते हैं। ओके, एक और बात, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं। विलाई क्या करते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। फैट के डाइजेशन को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। मैं बहुत गंदा कर देती हूँ ना, पढ़ोगे कैसे यार इन नोट्स में से? अरे यार, ठीक है। लिपिड्स है, इसके डाइजेशन को ना, लिपिड्स या फिर फैट्स, ठीक है,
इनके डाइजेशन को हम लोग बोलते हैं क्या बोला था मैंने, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इस प्रोसेस का नाम है, ठीक है। फिर विलाई के बारे में हम लोग बोल रहे थे। विलाई क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, सरफेस एरिया बढ़ाती है एब्जॉर्प्शन के लिए। और ये फैट का डाइजेशन मैंने बताया, ये मान लो कि फैट क्या है, एक बड़ा सा, ऐसा समझ लो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है फैट का। आपने एक मिशेल फॉर्मेशन पढ़ा होगा 4th चैप्टर में, नहीं पढ़ा तो डेफिनेटली हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए देख लो, ये इस तरीके से ना उसको इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, ठीक है, बिकॉज आपको डायग्राम नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में। बस ऐसे समझ लो ये बिग मॉलिक्यूल है फैट का, उसे स्मॉलर चंक में हमने काट दिया और ये जो है इस फॉर्म में ही डाइजेस्टेबल है। तो ये क्या करता है, ये जो रेड लाइन से मैंने बनाया था, जो अब ऑरेंज मैंने कर दिया है, पता नहीं क्यों, तो ये इसे ना लिम्फ नोड कहते हैं, लिम्फ नोड। इस लिम्फ नोड में ना ये फैट चला जाता है। मैम आप हमें ये यहाँ क्यों बता रहे हो, ये तो लिम्फ में दे रखा है एनसीईआरटी में। इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ना आपकी एनसीईआरटी थोड़ी सी ऐसी पागल है, ये ऐसी छुट्टे छुट्टे में सब कुछ देती है, ठीक है। मैंने क्या किया, उसको भेगा करके एक साथ लाया है आपके लिए, ठीक है। सो भेगा करना, ओ सॉरी दिस इज गुजराती, भेगा करना यानी उसको सम अप करके एक साथ आपको पोर्ट्रे किया है। ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, रिमेनिंग जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ये कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये रिमेनिंग वेस्ट इज ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड आउट, रिमेनिंग वाटर लिखा है यहाँ, वही मैं सोचूं मैं वेस्ट लिख ही नहीं सकती, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो रिमेनिंग वाटर जो थोड़ा बहुत भी बच जाता है उसे वो एब्जॉर्ब आउट कर लेते हैं। जो वेस्ट मटेरियल बचा कुचा है लार्ज इंटेस्टाइन से, वो चला जाता है आपके एनस में। लार्ज इंटेस्टाइन की साइज 1.5 मीटर्स होती है और एनस से वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। हाश, हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर दिया आधे घंटे में। कैन यू इमेजिन, जिस चैप्टर को कल हमने 2 घंटे दिए थे, मैंने आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया आधे घंटे में, ठीक है। दिस इज द मैजिक, और इसी मैजिक के साथ हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। आई नो देयर वर सर्टेन ग्लिचेस इन यस्टरडेज लेक्चर, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स देके 37 मिनट्स हो रहे हैं आज, और पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया। आई कैन अंडरस्टैंड वॉट यू पीपल हैव गॉन थ्रू इन यस्टरडेज वीडियो। मुझे खुद समझ आ गया, मैंने कल से आज का वीडियो बेहतर बनाया है, एंड यू विल डेफिनेटली सी आज के वीडियो में ना कल से बेसिकली बहुत बहुत कम ग्लिचेस होंगी। ये मेरा प्रोग्रेस है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग समथिंग ऑन दिस पर्टिकुलर बेसिस। मैंने इससे पहले ऑनलाइन पढ़ाया ही नहीं है, एंड फॉर मी ऑफलाइन स्टडीज आर रियली ईजी। मुझे दिखता है कि स्टूडेंट को पता चला है कि नहीं पता चला। कल मैं पढ़ा रही थी, मुझे ऐसा लगा कि मैं बता रही हूँ, वो समझ आएगा नहीं आएगा, किस तरीके से बताऊँ कि सब दिमाग में उतर जाए। But right now I'm feeling a little more confident than yesterday, and that's what really progress means to me. अगर मैं अपनी बात बताऊं, मुझे विद टाइम ऐसा रियलाइज हुआ है कि शायद कोई और तो कभी मेरे कंपटीशन में था ही नहीं। The only competition I had was with myself. मुझे डर लगता था बहुत लोगों को फेस करने पे, तो आज मैंने उस डर को तोड़ दिया, एंड आई पोस्टेड माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट। मैंने खुद के डर पे काबू पा लिया। वंस आई हैव अर्नड माई सेल्फ, वंस आई हैव विन द ओवरऑल मैच विथ माई सेल्फ, फिर अब दुनिया में कोई भी मुझसे लड़ने को आ जाए, विल बी मेंटली प्रिपेयर फॉर इट, ठीक है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको अभी इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आते होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता होगा कि मेरा होगा नहीं होगा, 90% प्लस जाएंगे नहीं जाएंगे, साइंस में अच्छा कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा। लुक एट मी, कल से मेरा प्रोग्रेस आज कितना ज़्यादा है। तो थिंक अबाउट योर सेल्फ, अगर 31 डेज चैलेंज आप पूरा कंप्लीट कर लोगे तो कितना प्रोग्रेस जाएगा यार। हर दिन सुबह 10 बजे क्लास लगा रहे हो, टाइम नहीं मिल रहा बाद में लगा रहे हो, हर दिन आप नोट्स बना रहे हो, हर चीज़ को रिवाइज कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो वैसे जैसे मैं कह रही हूँ, तो कितना प्रोग्रेस जाएगा। इफ आई कैन प्रोग्रेस दिस मच इन अ सिंगल डे, हाउ वोंट यू बी एबल टू प्रोग्रेस। कैसे आप नहीं कर पाओगे प्रोग्रेस, डेफिनेटली करोगे यार। और मैं ना कभी ऐसे झूठा वादा नहीं करती कि मैं एक दिन में आपको ड्रॉपर से टॉपर बना दूंगी, एक दिन में मैं आपको ऐसे समझा दूंगी कि सारा सिलेबस समझ आ जाएगा। नो, आई नो यू आर सपोज टू गिव टाइम टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर, इसीलिए 2 पार्ट्स में लाई ना, वरना आज जैसे पढ़ा दिया आधे घंटे में पढ़ा देती, कोई मीनिंग नहीं रहता इस पढ़ाई का। याद रहता आपको वो सारी चीजें, नहीं रहती, ठीक है।
कल की वीडियो में थोड़े से ग्लिचेस थे, उतनी खराब भी नहीं थी, जाके देख सकते हो, ठीक है। बस ऐसा कुछ हुआ था कि मैं बोल रही थी, मेरा बोलना आगे जा रहा था और मेरा वीडियो पीछे से रिकॉर्ड हो रहा था। सो आज मैंने उस चीज़ को पता चल गया है मुझे कि किस तरीके से करना है, तो आज की वीडियो कल से डेफिनेटली बेहतर होगी। सो लेट्स प्रोग्रेस टुगेदर, ठीक है। मेरे भी कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ गोल्स हैं जो विथ टाइम मैं बांटूंगी अगर मैं कंफर्टेबल होती हूँ तो। आई नो आपके तो गोल्स यही है कि आपको 90 प्लस जाना है साइंस में, तो मैं डेफिनेटली हेल्प आउट करूँगी आपको। आपको क्या करना है, आप मुझे हेल्प आउट करो मेरी ड्रीम को अचीव करने के लिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मेक इट शेयर टू 10 मोर पीपल। अगर मेरे जनवरी एंडिंग या जनवरी के एंडिंग तो नहीं, बहुत देर हो जाएगी, बट जनवरी के स्टार्टिंग वीक तक कुछ अच्छे फॉलोअर्स हो जाते तो आई कैन डेफिनेटली कम लाइव टू यू, लेकिन उससे पहले तो आई कांट कम लाइव। एंड हमने ऑफिशियली 40 मिनट्स दे दिए, जिसमें से 36 या 37 मिनट्स मैंने आपको पढ़ाया। 3 मिनट का मोटिवेशन दिया है, उतना ही ज़रूरत है आज के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन इंसान नहीं सहन कर पाता है, उतने दिमाग है ही नहीं आपके पास, ठीक है। उतना दिमाग होता तो क्रैश कोर्स थोड़ी ढूंढ रहे होते पूरे साल। अब आए हो ना क्रैश कोर्स में, तो अब ऐसा दिमाग चलाओ कि अगर सबने सब कुछ पढ़ लिया हो, मैंने आज से पढ़ना स्टार्ट किया है, मैं उन सबसे बेहतर करके दिखाऊंगा, ठीक है। दिस शुड बी योर मोटिव। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक्स नाउ, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है मैम? Respiration is a metabolic process that occurs in all organism. हर एक इंसान सांस लेता है, हर एक ऑर्गेनिज्म सांस लेता है। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल से क्या पता चला, मतलब बायोलॉजिकली भी कुछ हो रहा होगा और केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे होंगे, ठीक है। प्रोसेस दैट अकर्स विद इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। व्हाट इफ मैं आपको ये बताऊं सिर्फ सांस लेना ही रेस्पिरेशन नहीं है? व्हाट इफ मैं आपको ये बताऊं कि एक पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है और एक सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, और मैं आपको ये बताऊं कि ये एनसीईआरटी में था आपके, और मैं आपको ये बताऊं कि शायद आपने देखा ही नहीं एनसीईआरटी में इस पार्ट को, ठीक है। दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। पल्मोनरी रेस्पिरेशन एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन मैं अलग अलग करके आपके लिए लेके आई हूँ, फ्लो चार्ट की तरीके से लेके आई हूँ, बहुत इजीली समझ लोगे आप, ठीक है। इन दिस प्रोसेस एनर्जी जो कि एटीपी एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। एनर्जी एटीपी बनती है, जो सिलेक्ट करना था उसके अलावा सब हो गया सिलेक्ट, छोड़ो नहीं करते, सिलेक्ट ही नहीं करना, लिखना ही नहीं है मुझे यहाँ पे, लिखना ही नहीं है। अब मेरा मूड बदल गया, दिया हुआ है ना एटीपी, मैं आपको पीछे लिख के दिखाऊंगी, ठीक है। ओके, सो एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज प्रोड्यूस्ड by breakdown of glucose which is further used by cells to perform various functions, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। अब हमारी बॉडी में जो एनर्जी भाई साहब हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं? एनर्जी हमारे बॉडी में एटीपी के रूप में पाई जाती है। इतना घूर घूर के क्या देख रहे हो? ये वही लैंग्वेज है जो तुम व्हाट्सएप में यूज करते हो। अभी तो तुम गुजराती नहीं हो, हम गुजराती तो ना, गुजराती भी इंग्लिश में लिखते हैं। अब सामने वाले को समझन पड़ी तो पड़ी, नहीं पड़ी तो नहीं पड़ी, ठीक है। एटीपी के रूप में यूज करते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म है आपका एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। कि ट्राइफॉस्फेट से आप ऐसा समझ पा रहे हो कि ट्राई यानी कि 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। बस इतना ही, और कुछ नहीं है, ओके। Every living species from the single cellular organism to dominant multicellular organism performs respiration। हर कोई सांस लेता है, हर किसी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब 3 तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक, एनएरोबिक एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक यानी कि
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनाएरोबिक यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में, लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट तो है लेकिन कम अमाउंट में प्रेजेंट है। 3 तरीके के होते हैं ये रिएक्शंस। ग्लूकोज को इन साइटोप्लाज्म ये पूछा जाता है, पता है ये रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो फोटोसिंथेसिस जिसमें ग्लूकोज बनता है और एक रेस्पिरेशन जिसमें ग्लूकोज टूटता है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक रिएक्शन जिसमें ग्लूकोज बनता है, एंड रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक रिएक्शन जिसमें जो ग्लूकोज है वो टूटता है। ठीक है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पाइरूवेट बनाता है। पाइरूवेट क्या होता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, पाइरूवेट क्या करता है, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है यानी कि ऑक्सीजन की कमी है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और एनर्जी बनाएगा। एनर्जी का क्या फॉर्म होता है हमारी बॉडी में? एटीपी। कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ बनाएगा? एटीपी बनाएगा, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनाएगा। ठीक है, फिर अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या होगा कि ऑक्सीजन के कमी में ये बनाएगा लैक्टिक एसिड। मैं काम करती हूँ, मैं इसको ना पीछे कॉपी कर देती हूँ सिंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज़्यादा पीपीटी के पेजेस बढ़ जाते हैं ना तो स्टूडेंट वैसे ही घबरा जाता है, तो मैं कंजूसी करती हूँ थोड़ा पीपीटी बनाने में, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट, सो दिस इज समथिंग दैट इज हैज टू बी डन, यू कांट कॉम्प्रोमाइज, आई एम सॉरी। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं एक खूबसूरत सा शेप दैट इज definitely not that is definitely not an heart, but एक इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। नाउ दिस इज समथिंग जिसे आप अपनी दोनों आंखों से, दोनों खुली आंखों से, अगर आपकी आंखें खुली है तो आप देख सकते हो। क्यों ऐसा ताना मारा मैंने? कुछ बच्चे पेरेंट्स को दिखाने के लिए फोन खोल के बैठते हैं और उनके अलग ही भजन चल रहे होते हैं। ठीक है, फोन में अलग ही भजन चल रहे होते हैं उनके। ओके, सो रेस्पिरेशन एरोबिक होता है, एनएरोबिक होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। फिर हम यहाँ पढ़ रहे थे कि ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, साइटोप्लाज्म के अंदर वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कट हो जाता है, और अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, कहाँ होता है जनरली ये रिएक्शन? यीस्ट में। तो वहां पे क्या बनता है? CO2 बनता है, इथेनॉल बनता है और एनर्जी बनती है। ठीक है, इथेनॉल एक तरीके का एल्कोहल है, इसीलिए यीस्ट को फर्मेंटेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, एनर्जी कितनी बनती है? बहुत कम बनती है एनर्जी, ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो कि बहुत कम होती है। ठीक है, ओके। लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन है तो सही मैम लेकिन कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ये ना मसल सेल्स में होती है। दिस इज द रीजन आपको क्रैम्प आते हैं। कभी आप बहुत अगर मस्कुलर एक्सरसाइज कर लो तो क्या होता है आपकी बॉडी में ना, पता है हम ऐसे कहते हैं चींटियां दौड़ रही हैं, या फिर अचानक से बहुत दर्द होने लग गया, दैट आर क्रैम्प्स, एंड वो लैक्टिक एसिड के रिलीज की वजह से होता है। क्योंकि हमारे जो मस्कुलर और मतलब जो हमारी मसल्स हैं उनको जो जितना अमाउंट चाहिए ऑक्सीजन का वो नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या करता है, एक लैक ऑफ ऑक्सीजन की साइकिल शो करने लगता है, अपना लैक्टिक एसिड बना देता है। ठीक है, उसे बनाना चाहिए था क्या? एनर्जी बनानी चाहिए थी, CO2 और H2O बनाना चाहिए था। क्योंकि इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंस है तो वो लैक्टिक एसिड बना देता है, एनर्जी बना देता है। यहाँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इसी को सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। यहाँ पे CO2 H2O बनता है, एनर्जी बनती है, पूरे 38 मॉलिक्यूल्स एनर्जी बनती है, पूरे 38 मॉलिक्यूल्स ATP के बनते हैं, 38 ATP molecules। ओके, सो ATP क्या होता है? द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन तीसरी बार टर्म आ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट तो है ही। आपने अगर नहीं पढ़ा है ये चीज एनसीईआरटी में तो यू आर लैकिंग बिहाइंड। मैं एक एनसीईआरटी हाइलाइट्स भी, मतलब लाइन टू लाइन एनसीईआरटी जो मैं देने वाली हूँ ना आपको 6th डे पे, एनसीईआरटी विथ मी, वहां पे आपको मैं समझा दूंगी कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है,
immediately used to synthesis molecule called as ATP which is used to fuel other activities in the cell. Basically ऐसा है कि ATP का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग एनर्जी ही ATP है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग दूसरे फंक्शंस में, जो मैंने आपको इनिशियली बताया था लेक्चर के स्टार्टिंग में। कहाँ कहाँ यूज होती है एनर्जी? मेंटेनेंस में, फंक्शनिंग में, कुछ डिस्ट्रक्शन हो गया उसे रिपेयर करने में, ब्रेकडाउन्स को रिपेयर करने में, इस चीज़ों में, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस में भी यूज होती है। एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन सेल्स। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं ये भी मैं आपको केमिकल रिएक्शंस में पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शंस, अभी के लिए आप एक ग्लांस देख लो इसका। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं, रिएक्शंस in which energy is supplied in reaction, ठीक है। एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्शन को फंक्शन कराने के लिए, ठीक है। ओके, ये भी मैंने बता दिया। रेस्पिरेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये जो रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 H2O और एनर्जी बनाता है, ध्यान रखना। दिस इज अ काइंड ऑफ कैटाबॉलिक। ये एग्जाम्पल है किसका? कैटाबॉलिक रिएक्शन का। अच्छा, मैं पीछे ही लिख दूंगी मैम, हम नहीं डरने वाले हैं अगर बहुत सारे PPTs आ गए तो। अब यूज करो पेजेस, लेकिन कंजूसी मत करो कम से कम, ठीक है। पीछे लिखूंगी मैं, ओके। सो केमिकल रिएक्शन इसका मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। ये बस इतना पूछा है कि फोटोसिंथेसिस से कैसे रिलेट कर पाते हो। इसी तरीके से रिलेट करते हो कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है CO2 और H2O से, और रेस्पिरेशन उसका उल्टा प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन और CO2 और H2O में, ठीक है। रिमेंबर, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस CO2 एंड H2O आर कंबाइंड विथ लाइट एनर्जी टू गिव ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे उल्टा होता है। रेस्पिरेशन, इन रेस्पिरेशन oxygen and glucose are combined to release energy and produce bonds, ये जाने दो, to create CO2 and H2O। उल्टा प्रोसेस है दोनों, ठीक है। प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो डे टाइम पे वो लोग फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, यानी कि अपना खाना बनाते हैं, और नाइट टाइम पे वो लोग रेस्पायर करते हैं, यानी कि CO2 और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, रेस्पायर करते हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती थी, अच्छा पहले ये डायग्राम देख लो एक बार। डायग्राम में इतने खूबसूरत लेके आती हूँ, बताती नहीं हूँ, वर्थलेस है मैम, काहे करते हो ऐसा? वाह, ये तो छुप गया। उतना बड़ा भी मत करो मैम कि ये छुप ही जाए, हमको कुछ भी ना दिखे। कूल, यू आर स्मार्टर देन मी। डू यू थिंक दैट यू आर स्मार्टर देन मी? ओके, बीच बीच में ना बकवास करनी पड़ती है ताकि आप लोग सो ना जाओ, समझे? ठीक है। डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस शो हो रहा है, रात को सेल्यूलर रेस्पिरेशन शो हो रहा है। ये लाइट एनर्जी है, प्लांट ने एब्जॉर्ब की, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया, ऑक्सीजन रिलीज किया, शुगर बनाया, शुगर ही आपका कार्बन ये है ग्लूकोज, ठीक है। रात में सेल्यूलर रेस्पिरेशन कर रहा है प्लांट, ऑक्सीजन ले रहा है, CO2 रिलीज कर रहा है, शुगर भी यूज कर रहा है, ठीक है, एनर्जी बनाने के लिए। मैं आपको ये बता रही थी कि रेस्पिरेशन जो है ये एक तरीके का ना कैटाबॉलिक रिएक्शन है। मैम कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है कि मेरा AB जो है वो टूट रहा है A+B में। आपका ग्लूकोज टूट रहा है ना, AB जो है वो टूट रहा है A+B में। और मैम ये ना एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? रिएक्शंस in which energy is released
तो क्या अब आपको समझ आया जब आप सांस छोड़ते हो तो वो सांस गर्म क्यों होती है? ठीक है, एनर्जी क्योंकि रिलीज आउट हो रही है। रेस्पिरेशन में, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में जब एनर्जी रिलीज होती है तो उस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जनरली जितने कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं ना वो एक्सोथर्मिक होते हैं। ठीक है, ओके। रेट ऑफ ब्रीदिंग। ओके, सो आई एम पॉजिंग दिस वीडियो राइट नाउ। मुझे लग रहा है कि लैग हो, उससे पहले मैं दूसरे वीडियो को शूट कर लूंगी इसके साथ, फिर मैं बाद में मर्ज कर दूंगी। सो गिव मी सम मिनट्स।